नमस्कार दोस्तों। सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। यह एक कहावत गांव की है। तो आज वही स्थिति है। आज अमित शाह महाराष्ट्र में थे। एक अभी चुनाव की हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक चुनावी टाइप की सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां कहते हैं कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना शरद पवार है और वो उद्धव ठाकरे के लिए कहते हैं कि वो औरंगजेब के लोगों को संरक्षण करने वाले हैं, उनकी गोद में बैठे हुए हैं। और तीसरी चीज राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि हमने तो दुनिया में जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद घमंड में आते हुए लोगों को देखा है, लेकिन राहुल गांधी पहले ऐसे हैं जो हारने पर घमंड कर रहे हैं। अब उनकी इन तीनों बातों का पड़ताल कर लेते हैं। क्या सही में ऐसी स्थिति है? तो साहब, जो मैंने कहा सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार शायद सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है और उसने किसी भी तरह का भ्रष्टाचार छोड़ा नहीं है। उदाहरण आप देखिए, द्वारिका एक्सप्रेसवे घोटाला, जिसे कहते हैं कि सोने की सड़क बना दी। क्यों सोने की कहते हैं? कि जो सड़क 18 करोड़ में बननी थी वो 250 करोड़ की बनी। 250 करोड़, कोई कारण मौजूद नहीं था क्यों ऐसा हो। तो साहब ये समझिए, आयुष्मान घोटाला, और ये घोटाले मैं नहीं खोल रहा हूं, ये कैग ने खोले हैं, वही सिर्फ बता रहा हूं। जो सीएजी होता है उसने खोला है, वो नरेंद्र मोदी के ही अंडर आता है, उसने खोला है, उसी की बात कर रहा हूं। तो आयुष्मान घोटाले में क्या हुआ? उसमें एक ही फोन नंबर पर, मोबाइल नंबर पर 9 लाख, मतलब राउंड फिगर में आप ले लीजिए 10 लाख लोगों को पेमेंट कर दिया गया। किस बात का? कि उन्होंने इलाज कराया और ये कराया और उसका पेमेंट हो गया। करोड़ों रुपया उसमें खा जाया गया। तो इस तरह से है। इसके बाद आपको याद होगा अयोध्या कॉरिडोर, आपने सबने देख लिया। और अयोध्या में अभी बारिश हुई, रामपथ कैसे ढह गया, कैसे और तमाम सारी चीज हुई। यह बात कैग पहले ही बता चुकी थी कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भारी घोटाला हुआ है। यह तो कैग ने बताया था। एक और घोटाला है वहां, जमीन का घोटाला। और जमीन का जो घोटाला है वो 35 लाख करोड़ रुपए का, 35 लाख करोड़ रुपए का। तमाम अफसरों ने, तमाम लोगों ने सस्ती सस्ती किसानों की और दूसरे लोगों की डरा धमका के विभिन्न तरीके से जमीनें ले ली और धंधा चल गया। और दूसरा, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए लोगों की जमीनें जबरदस्ती लिखवा ली गई और साहेबों की जमीनें बचा दी गई, गुजरातियों की जमीनें बचा दी गई जो वहां पर उन्होंने खरीदी। इसके बाद आपको याद होगा टोल घोटाला। ये टोल घोटाला है जिसमें जिस तरीके से भी कैग ने खोला कि जिस तरीके से लोगों से वसूला जा रहा था और पैसा लिया जा रहा था, और इस तरह से लाखों करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। तो यह भी है। इसके बाद में आयु भस्म पुरुष योजना, इसके तहत जो है घोटाला किया गया। फिर एक घोटाला किया गया जिस तरह से पल्स का, तो उसको किस तरीके से सारी चीजें की गई। और इसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर, जो स्मृति ईरानी के अंडर आता था, उसमें घोटाला किया गया। तो इस तरह से ये हजारों करोड़ के घोटाले। तो ये सारे घोटाले जो कैग ने सिर्फ खोले, वो घोटाले
करीब 30 लाख करोड़ रुपए के, 30 लाख करोड़ रुपए। अब आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे, यानी जो एक्सप्रेस वे बन रही हैं, जो टोल रोड बन रही हैं और तमाम सारी चीजें हो रही हैं, और आप देख रहे हैं, साबित भी हो गया कि उसने गलत नहीं कहा। तमाम एक्सप्रेस वे बने, चंद दिन में ही धसक गए, टूट गए, पुल टूट गए और न जाने क्या क्या। आपने ही देखा बिहार में 1 दर्जन पुल जो सिर्फ 1 साल के भीतर बने थे वो टूट गए। इसी तरह तमाम राज्यों में जो एक्सप्रेस वे बने वो कैसे कैसे टूटे हैं, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करिए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करिए, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करिए, या चाहे जिस भी एक्सप्रेस वे की, अभी पूना एक्सप्रेस वे की बात कर ली, मुंबई पूना। तो इस तरह से तमाम एक्सप्रेस वे टूट गए। एयरपोर्ट तमाम जो है वो बनाए गए, रेनोवेट किए गए, और उनमें घोटाला हुआ। उसका नतीजा है कि 3 एयरपोर्ट की छतें गिर गई, कई लोग मर गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्जनों लोग घायल हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद रेल में घोटाला। रेल में तो ऐसा घोटाला है कि जिसकी आप कोई सीमा ही नहीं। तो वो घोटाला कवच के नाम पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, 18 तारीख को गोंडा में एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग मर गए, 2 दर्जन के करीब लोग घायल। यह हुआ उस दिन रेल मंत्री का जन्मदिन था, वो अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे। उसी के अगले दिन फिर दुर्घटना होती है, रेल दुर्घटना गुजरात में, और उसको लेके फिर उसके बाद में अमरोहा में होती है, और अमरोहा में घायल होते हैं तमाम लोग, और फिर उसके बाद में एक और दुर्घटना होती है। तो इस तरह से लगातार 4 दिन दुर्घटनाएं हो गई। ये अपने आप में सबूत है कि कवच कहां गया। 38,000 करोड़ रुपया खर्च करने की बात। और यही नहीं, रेलवे के तमाम रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च किए गए, और स्थिति यह है एक ही बारिश में वो सब टपकने लगे। तमाम जगह उसकी फर्श टूट गई, तमाम जगह और बहुत कुछ हो गया। तो यह भी आपके सामने है। इसके बाद कोयला की सप्लाई का घोटाला किसी से नहीं छिपा है कि कैसे अडानी ऑस्ट्रेलिया से और दूसरी जगह से खराब कोयला ला करके भारत सरकार के पावर प्लांट्स को बेचते, और सरकार ने अनिवार्य किया कि उनसे खरीदना पड़ेगा। तो घोटाला है। इसके बाद जिस तरीके से तमाम ठेके पट्टे के हैं उनकी बात ही नहीं करता हूं, और तमाम चीजों की बात नहीं करता। और जब इन्हीं सब की बात चल रही है तो सामने दिल्ली में आपके सामने है वो टनल, प्रगति मैदान टनल, और उसमें किस तरीके से हुआ, कैसे वो टपकी, कैसे भर गई, क्या क्या हालत हुई, वो भी किसी से छिपा है क्या? तो आप उस घोटाले को भी देख लीजिए। और उस पे कहा सीपीडब्ल्यूडी ने ये मानकों के अनुरूप बनी ही नहीं। अरे 750 करोड़ की बनी, और उसके बाद कहा जाता है मानकों की नहीं बनी और ये कभी भी कोलैप्स हो सकती है। तो ये घोटाला किसने किया? अटल सेतु नरेंद्र मोदी उद्घाटन करके आए थे, और उसकी संपर्क मार्ग जो है, जो उसका स्लिप रोड थी, वो धसक गई और वो टूट गई। तो रोज पुल टूट रहे हैं, रोज सड़कें टूट रही हैं, धस रही हैं। इसी तरह गुजरात में एक पुल टूट के गिर गया, और एक नहीं कई भी ऐसे हुए। मोरबी का हादसा हो और हादसे हो, और तमाम लोग मर गए। लेकिन सरकार को क्या है, साहेब तो चुप्पी साधे। तो साहेब के जो चाणक्य हैं वो कह रहे हैं कि साहब शरद पवार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। दिल्ली आते हैं तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े
भ्रष्टाचारी हैं। पश्चिम बंगाल जाते हैं तो कहते हैं ममता बनर्जी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है। कहीं और जाते हैं तो इसी तरीके से कहते हैं। अभी पीछे हरियाणा में थे तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता रहे थे। तो इस तरह से सिर्फ दूसरों को भ्रष्टाचारी बताएंगे और खुद जो किए हैं उस पर बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा एमएचए में भ्रष्टाचार हुआ, ये कैग ने कहा, उस पर बात नहीं करेंगे। तो साहब यही बता दीजिए कि आपके यहां कैसे भ्रष्टाचार हो गया। तो तमाम खेल जो है, और इसके बाद में तमाम यूटीज में जो खेल चल रहा है, दूसरी जगह चल रहा है, सबको पता है। फिर बाकी ने भ्रष्टाचार किया था तो उनके 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार ऑफिसर्स क्यों नहीं बन पाए। आपके इस देश में पिछले 10 साल के भीतर 700 से अधिक जिलों में आलीशान ऑफिसर्स बन गए। इसके लिए पैसा कहां से आया? चंदा दो धंधा लो का मॉडल किसने अपनाया और किसने इसके बूते, इलेक्टोरल बॉन्ड के बूते पूरा फ्रॉड किया, भ्रष्टाचार किया, उस पर कौन बात करेगा। चलिए, ये तो रही एक बात। दूसरी बात कहते हैं कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब के। तो साहब औरंगजेब हो या कोई हो, आप क्या है? आपको जब फायदा मिलता है तो आप असम में अजमल से हाथ मिला लेते हो। आपको फायदा मिलता है तो आप जम्मू कश्मीर में जाके पीडीपी से हाथ मिला लेते हो। और आपको फायदा मिलता है तो आप जाके सऊदी अरब में वहां के शेख के आगे लेट जाते हो। लेकिन आप जब ये सारे ड्रामे कर रहे होते हो तब औरंगजेब नहीं होते हो। और कोई व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहे तो औरंगजेब हो गया। नफरत फैलाने का आपका खेल है, वो चल रहा है। अभी मध्य प्रदेश में आपके डिमांड हो गई है कि वहां भी तमाम दुकानों पे और सब जगह ये बोर्ड लगे कि हाँ ये किसका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है। और वो इंडिया नाम से या किसी नाम से उसने रखा हुआ है अपनी दुकान का नाम, होटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम, तो हटा के वो आरिफ करे, लतीफ करे, खान करे, कोई और करे। तो इस तरह की हालात आपने बनाए हैं। शायद यही वजह है कि अब आपके सहयोगियों को भी रास नहीं आ रहा है। इसीलिए जयंत चौधरी ने कहा कि तो आप कुर्ते पे भी अपना नाम लिखवा ले, कि उसमें भी लिखवा करके घूमे कि ये क्या ड्रामा है। तो उन्होंने भी इसे ड्रामा कह दिया। इसी तरीके से जेडीयू इसे ड्रामा कह चुकी है। इसी तरीके से चिराग पासवान इसे ड्रामा कह चुके हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या है। उनकी सरकार कहीं की रह नहीं जा रही है, इसलिए ये ड्रामे कर रहे हैं। बहरहाल इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ता है, क्योंकि इस देश की जनता जान चुकी है। आप नफरत फैलाने के लिए, हिंसा कराने के लिए आप खुद खेल करते हो। अपने लोगों को उस तरह के कपड़े पहनाते हो जिससे लगे कि वो मुस्लिम है, और उसके बाद में दंगे फसाद कराते हो। इसका उदाहरण नूह में देखने को मिला था। इसका उदाहरण कासगंज में देखने को मिला था। इसका उदाहरण आगरा में देखने को मिला था। इसका उदाहरण कन्नौज में देखने को मिला था। और इसके उदाहरण तमाम जगह मिलते हैं। तो यानी किसी को मुसलमान टाइप का बना के, टोपी ओपी पहना के, और उससे आप क्राइम कराते हो, और उसके बाद कहते हो कि एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को आप बदनाम करते हो। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक मारते हो, और उनके हक मारने का काम आपने किया है। उनकी जमीनें आपने हड़पी हैं, उनके जल, जमीन, जंगल आप लोगों ने हड़पे। यह सत्य है। इसके बाद तीसरी बात आप आ जाते हो अंत में राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के बिना आपकी पूरी कहानी
होती ही नहीं। तो जब आप राहुल गांधी को कहते हो कि वो हार कर भी खुश है और घमंड में है, तो बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने आपका घमंड तोड़ा है, घमंड में वो नहीं है। जीत के घमंड में आप आए थे, आप ही ने कहा था जीतने के बाद 15 लाख कोई देने के लिए थोड़ी नहीं होते, वो जुमले होते हैं। आपने ही कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, आपने ही कहा था कि राहुल गांधी, आपके मालिक ने, कि राहुल गांधी अपनी उम्र के बराबर भी सीटें नहीं लाएंगे, उससे डबल ले आए। तो आप इस तरह की स्थिति यदि आप देखिएगा तो बहुत सी चीजें चेंज, और आप अपने आप को झूठ बोलते हो कि आप पूर्ण बहुमत से आए, आपको 240 मिली। तो इसलिए झूठ मत बोलिए, बैसाखियों के सहारे सरकार, तो यह भी मत बताइए। अब हालत यह है कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो, डरे हुए हो, क्योंकि आपके सहयोगी दल अब आपको आईना भी दिखाने लगे, आपको डर लगता है। तो अखिलेश यादव ये बिल्कुल सही कहते हैं, ममता बनर्जी सही कहती हैं, इस सरकार ज्यादा वक्त चलने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये समस्या खड़ी हो। बिहार ने बजट आने के पहले ही अपने विशेष पैकेज की मांग को दोहरा दिया है, और टीडीपी ने, यानी आंध्र प्रदेश ने भी अपने विशेष राज्य के दर्जे की बात दोहरा दी है। तो दोनों ने विशेष राज्य के दर्जे की बात दोहराई, करिए आप। और जब आप तमाम तरह के नैरेटिव करते हैं, तब एकमात्र शख्स है जो आपको चुनौती देता है और आपको आईना दिखा देता है, वो राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से आपको घेर दिया है, आप घबराए हुए हैं और इसलिए ऐसी बातें करते हैं। आप यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जनता ने आपको नकारा है। दुनिया के अखबार यदि आप देख लीजिए, दुनिया भर के अखबार, तो उन्होंने चुनाव नतीजों पर जो लिखा था, हर किसी ने लिखा था कि बीजेपी को नकारा, नरेंद्र मोदी को नकारा, आपकी 400 पार के नारे को नकारा, और न जाने किस किस को नकारा। और यह नकारे जाने से आपका संविधान बदलने का जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया। अब संविधान बदलने का ख्वाब अधूरा रह गया तो आप फ्रस्ट्रेट हैं, और इसलिए तमाम साजिशें रचते। अब हिंदू मुस्लिम और दूसरों के नाम पर जो आप वोट बैंक की राजनीति करते रहे, वही आपके पास आधार रह जाता है। इसलिए राहुल गांधी आपको डराते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में उस फूट को, जो आप फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों से सीख के आए थे, आपके पूर्वज जो उनके क्या थे, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, वो चाटते थे, इतना कह रहा हूं। और जो चाटते थे आपके पूर्वज, वो यही सीख के आए उनसे कि फूट डालो राज करो। बड़ी कोशिशें, आप 70 साल से यही कोशिश तो कर रहे हैं। अब आके आपकी कुछ सफल हुई थी, लेकिन फिर जनता को समझ में आ गई। जनता को जल्दी समझ में आ जाता, इतनी देर नहीं लगती। 1977 में जनता को मूर्ख बनाया गया था, उसको तुरंत समझ में आ गया था, उसने बदल दिया था और इंदिरा गांधी को फिर से प्रधानमंत्री के तौर पे ले आया। राजीव गांधी को इतना बड़ा मैंडेट दिया जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक रिकॉर्ड, आप तो कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाए। और जब आप नहीं बना पाए तो आप उसी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। तो आपका यह फ्रस्ट्रेशन किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान देश भर में खुल रही है और देश के लोग समझ रहे हैं, चाहे जितना नूह में भड़का लीजिए या कहीं और भड़का लीजिए।